किसी एक जंगल में शेर रहता था। एक लोमड़ी उस शेर का नौकर था। नौकरी के बदले शेर शिकार करने के बाद जो कुछ भी बचता था वो लोमड़ी को दे देता था। वैसे तो शेर कभी हाथी का शिकार नहीं करता, लेकिन एक दिन गलती से इस शेर ने एक क्रोधित हाथी पर हमला कर दिया। हाथी ने शेर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, इतना जख्मी कि शेर ठीक से चल भी नहीं पाता था। लगभग एक हफ्ते तक मालिक शेर और नौकर लोमड़ी भूख से तरस रहे थे और फिर शेर को एक आइडिया आया। शेर ने लोमड़ी से कहा कि अगर वो किसी ऐसे जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले आए जिसे मारने में उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उन दोनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शेर के आदेश पर लोमड़ी किसी जानवर को खोजने के लिए आसपास भटकने लगा। उसने एक हिरन देखा, पर हिरन भागने में तेज था। घायल शेर उसका शिकार नहीं कर सकता था। कुछ घंटे तक भटकने के बाद आखिर लोमड़ी को एक गधा दिखा और वो खुश हो गया, क्योंकि गधे को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था। चालाक लोमड़ी ने गधे के पास जाकर कहा कि चाचा जी, आप इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? तो गधे ने कहा कि मेरे मालिक धोबी मुझे बहुत काम करवाते हैं और खाना बहुत कम देते हैं, तो मैं और क्या हो सकता हूँ? ऐसा लगता है कि हरी घास खाए तो सदियाँ बीत चुकी हैं, अब तो बस सूखी घास मिलती है। गधे को फुसलाते हुए लोमड़ी ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ जंगल में रहने आ जाइए, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरी घास है। तो गधे ने कहा कि तुम्हारे इस न्योते के लिए धन्यवाद बेटे, पर मैं तो एक पालतू गधा हूँ। जंगल में जानवर मुझे 1 मिनट में मार देंगे। गधे की यह बात सुनकर लोमड़ी ने कहा कि आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। कोई भी जानवर मेरी गुफा के नज़दीक नहीं आता। वो सब मेरे शक्तिशाली पंजों से डरते हैं। इतना ही नहीं, आपकी तरह अपने मालिक से परेशान 3 मादा गधे को मैंने शरण दे रखी है। वो वहाँ की हरी घास खाकर बहुत ही सुंदर हुई है और अब शादी करना चाहती हैं। इसलिए मैं उनके लिए पति की तलाश में निकला हूँ। मादा गधे के बारे में सुनते ही गधा लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया और लोमड़ी के साथ चलने लगा। जैसे ही दोनों शेर की गुफा के नज़दीक पहुँचे, भूखे शेर ने बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर दिया। शेर भूखा भी था और कमज़ोर भी था, इसलिए फुर्तीला गधा उसकी पकड़ में नहीं आया और वो जान बचाकर भाग गया। शेर ने लोमड़ी को समझाया कि वो भूखा था और जल्दबाजी कर बैठा। उसने लोमड़ी को कहा कि किसी भी तरह वो गधे को बातों में फंसाकर वापस ले आए। लोमड़ी वापस गधे के पास गया। लोमड़ी को देखकर पहले तो गधा चिल्लाया कि लोमड़ी ने उसे कहाँ फंसा दिया, वो तो मरते मरते बचा। तभी लोमड़ी ने हंसते हंसते कहा कि आप सच में अंधे हो चाचा,
वो तो आपका इंतज़ार कर रही गधी थी और आपके स्वागत के लिए उत्सुक थी, लेकिन आप शर्मा कर और डर कर भाग गए। आपको वापस आकर उससे शादी करनी चाहिए। अगर आप वापस नहीं आएंगी तो वो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कामदेव आपसे नाराज़ हो जाएंगे। चालाक लोमड़ी की बातों ने गधे को मूर्ख बना दिया और गधा फिर से लोमड़ी के साथ चलने लगा। इस बार शेर पूरी तैयारी के साथ छुपकर बैठा था। जैसे ही गधा नज़दीक आया, तब मौका देखकर शेर ने गधे पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। पहले शेर ने अपना खाना खाया और जो बचा वो लोमड़ी ने खाया। इस तरह औरत को पाने के चक्कर में गधे ने अपनी जान गंवाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ धन की ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ की लालच आपके लिए कभी भी जानलेवा हो सकती है। एक जंगल में नदी किनारे एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर 7 हंसों का झुंड रहता था। उनमें से एक बहुत बूढ़ा और सियाना हंस था। वो बहुत बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी भी था। सब उसको आदर पूर्वक ताऊ ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटे पाया। वो बेल काफी छोटी और कच्ची थी। वो बूढ़ा हंस उस बेल को इस प्रकार देख रहा था कि मानो ताऊ ने साक्षात यमराज के दर्शन कर लिए हो। फिर ताऊ ने उस बेल को उखाड़ने की सोची। वह बड़ी हैरानी से बोला, हे ईश्वर, ये बेल यहाँ कैसे उग गई? अगर ये बेल बड़ी हो गई तो ये हमारे झुंड के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जल्दी से इस बेल को उखाड़ना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। फिर ताऊ ने उस बेल को उखाड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन बुढ़ापे की कमजोरी के कारण उस छोटी सी बेल को वह उखाड़ न सका। अरे नहीं, इस बेल को नहीं उखाड़ सकता। मुझ में इतना बल ही कहाँ है। हाँ, यही सही रहेगा। ताऊ ने सभी हंसों को अपने निकट बुलाया। हैं? चलो भाइयों, चलो दोस्तों, हम सभी को ताऊ जी बुला रहे हैं। और सभी हंस ताऊ के पास घेरा बनाकर खड़े हो गए। क्या हुआ ताऊ जी, अचानक से हमें चिल्ला कर क्यों बुलाया? क्या समस्या आ गई है? हाँ ताऊ जी, क्या समस्या है? आपने हमें क्यों बुलाया? हाँ, तुमने सही समझा, एक बहुत बड़ी समस्या ही आई है। देखो, ये है वो समस्या। क्या तुम लोग इस बेल को देख रहे हो? हाँ ताऊ, इसमें क्या है? ये तो एक छोटी सी बेल है। ये छोटी सी बेल नहीं, ये हमारे झुंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस किसी भी पेड़ के नीचे ये निकलती है, उस पेड़ पर पनपने वाले जीवन का नाश कर देती है। इस बेल को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर दो, वरना एक दिन यह बेल हम सबको भी मौत के मुंह ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, माफ करना ताऊ, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यह बेल छोटी सी बेल है, हमें कैसे मौत के मुंह ले जाएगी? मैंने तो आज तक कभी ये नहीं सुना। सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मार कर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। अरे ये क्या ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। सुनो दोस्तों, ये ताऊ अपनी अकल का रोब मारने के लिए अंड कहानियां बना रहा है। माना कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। हमें पता है कि हमारे लिए कौन खतरा है और कौन नहीं। हमें मत समझाओ। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि ताऊ जी, आप बुढ़ापे में अपनी बुद्धि खो चुके हैं और अब आप इस झुंड का नेतृत्व करने लायक नहीं रहे। आपको जल्द से जल्द 4 धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए।
इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही कहाँ थी। तुम्हें ताऊ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो हमसे बड़े हैं। समय बीतता रहा। भेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई थी। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। लेकिन अब भी किसी को ताऊ की बात की सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। ये सुंदर सी बेल हमारे लिए कैसे खतरा हो सकती है? बहुत सुंदर है ना? तुम सोच रहे होगे कि ये सुंदर सी बेल हमें कैसे नष्ट कर सकती है। क्यों, सही कहा ना? हाँ ताऊ, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये बेल हमें कैसे नष्ट कर सकती है। बेटा, समझने के लिए एक पल ही काफी होता है। आज या कल समझ ही जाओगे। सुनो दोस्त, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ताऊ का दिमाग बुढ़ापे में कमजोर हो गया है? हाँ भाई, तुमने ये बात तो सही कही। हाँ देखो तो, आधे उस बेचारे हंस को अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। अरे हाँ, हमें वापस तो जाना है। अभी आया। अरे अब चलो भी। बाल बाल बचे, अगर वो मुझे देख लेते तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। मैं जल्दी से जाल लेकर आता हूँ और पेड़ पर बिछा देता हूँ। शिकारी अपना जाल लेकर आया और पेड़ के निकट आ खड़ा हुआ। ओहो, कितना विशाल पेड़ है। चलो, अच्छा है कि इस पर चढ़ने के लिए बेल भी है। अब जल्दी से इस पर चढ़ता हूँ और जाल बिछा देता हूँ। फिर शिकारी बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़ा और जाल बिछा दिया। अरे दोस्त सुनो, ताऊ को क्या हुआ? वो अकेले इतने पीछे क्यों उड़ रहे हैं? अरे ध्यान से देखो, वो अकेले नहीं है, साथ में उनका चमचा भी है। मुझे लगता है कि किसी दिन लोग हमारे झुंड को ज्ञानियों का झुंड ना बोलने लगे। आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? जब भी देखो हर कोई आपका मजाक उड़ाता रहता है। आप इस झुंड के सबसे वृद्ध और बुद्धिमान पक्षी हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उन्हें दंड दे? मुझ में इतना बल नहीं रहा कि मैं किसी को दंड दे सकूं या किसी झुंड का नेतृत्व कर सकूं। इस झुंड के नेतृत्व की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। आगे जाओ। जैसी आपकी इच्छा। सांझ होते ही सारे हंस लौट आए। जैसे ही पेड़ पर उतरे, हैं? हैं? तो सारे हंस एक एक करके बहरिए की जाल में फंस गए। हैं? जब वे जाल में फंस गए और एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। तभी ताऊ भी वहां आ गए। ईश्वर, नहीं, क्या तुम सब ठीक हो? हम मूर्ख हैं ताऊ, हमें क्षमा कर दो। हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है ताऊ। अब क्षमा क्यों मांग रहे हो? ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने ताऊ की बात मानी होती तो हम कभी भी इस समस्या में नहीं फंसते। नहीं, हम इस समस्या में उस बेल के कारण आए हैं। अगर हम ठीक है, अब शांत हो जाओ। अब मुझे तुम्हें इस समस्या से निकालने के लिए कुछ उपाय सोचने दो। ताऊ, हम सब मूर्ख हैं। हम आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं है। हम बहुत लज्जित हैं।
इस संकट से निकालने का उपाय अब तू ही हमें बता सकता है ताऊ। आगे से हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। हाँ ताऊ, इस संकट से अब तू ही हमें निकाल सकता है। हमें माफ कर दो ताऊ, आगे से हम ऐसी भूल नहीं करेंगे ताऊ, और तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालेंगे। हाँ ताऊ, माफ कर दो ताऊ। सभी हंसों ने एक साथ हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें एक उपाय बताया। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ ताऊ, हमें माफ कर दो ताऊ, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे ताऊ। सुबह जब बहेलिया आएगा तब तुम सब मुर्दा होने का नाटक करना। पहले तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से बाहर निकालकर जमीन पर पटकता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। क्या तुम सब समझ गए? हाँ ताऊ, हम समझ गए। सुबह हो चुकी थी। सबको बहेलिया के आने की प्रतीक्षा थी। और जब बहेलिया आया तो हंसों को मारा देख हैरान हो गया, क्योंकि हंसों ने वैसा ही किया था जैसा ताऊ ने समझाया था। अरे नहीं, ये कैसे मर गई? अरे बाप रे बाप, अब इन मरे हंसों का मैं क्या करूँगा? इन हंसों को फेंकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बहेलिये ने जाल उतारा और सचमुच ही हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। हाय, मार दिया रे। हैं? जैसे ही बहेलिये ने आखिरी हंस को निकाला, ताऊ ने तुरंत सीटी बजाना शुरू कर दिया। बहेलिये ने हैरानी से जैसे ही ऊपर देखा तो सारे हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया उन्हें उड़ता देख हैरान रह गया, लेकिन एक हंस का पैर जाल में फंस गया, जिसके कारण वह उड़ न सका। जैसे ही बहेलिये की नजर उस हंस पर पड़ी, बहेलिया तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। नहीं नहीं, हटो हटो, छोड़ दो, मेरे सर से हटो, हटो मेरे ऊपर से हटो। अरे नहीं, सब लोग वापस आओ। नहीं नहीं, हटो हटो, छोड़ दो, मेरे सर से हटो। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हटो मेरे ऊपर से। छोड़ दो, मेरे सर से हटो। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। नहीं नहीं, रुको रुको, वापस आओ, रुको, रुक जाओ। और इस तरह सभी हंस ताऊ की अनुभवता और ज्ञान की बदौलत उस बहेलिये के जाल से निकलकर प्राण बचा पाए, और उस दिन से किसी भी हंस ने ताऊ की बात नहीं टाली। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास मनुष्य की उन सभी समस्याओं का समाधान होता है जिनसे उनका अपने जीवन में सामना हुआ था और उनका हल निकाला था। और कभी भी बुजुर्गों या विद्वानों की सलाह को गंभीरता से लेनी ही चाहिए, वरना आप भी किसी दुष्ट के जाल में फंस सकते हैं। किसी गांव के एक कुएं में कुछ मेंढक रहते थे। उस मेंढकों के राजा का नाम गंगादत्त था, लेकिन गंगादत्त की उनके कुछ रिश्तेदारों से बनती नहीं थी, क्योंकि वो लोग गंगादत्त के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। एक दिन गंगादत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि वो उन सभी को देख लेगा जो अपने राजा की इज्जत नहीं करते। इस बात पर गंगादत्त की पत्नी ने गंगादत्त को समझाते हुए कहा कि उन लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में आप कहीं अपने आप के लिए तकलीफ खड़ी ना कर दें। लेकिन गंगादत्त ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। वो कुएं से पानी निकालने के सरखे पर कूद कूद के कुएं से बाहर आया। कुएं से बाहर आते ही उसने देखा कि प्रियदर्शन नाम का एक सांप अपने बिल के अंदर जा रहा था। गंगादत्त ने सोचा कि वो इस सांप को
दावत पर बुलाएगा और उससे कहेगा कि वो उनको तंग करने वाले रिश्तेदारों को खा जाए। गंगादत्त सांप के बिल के पास गया और उसे बाहर आने को आवाज लगाई। पहले तो प्रियदर्शन ने सोचा कि ना तो ये आवाज किसी सांप की है और ना ही उसका कोई दोस्त है, तो पक्का वो सपेरा होना चाहिए। ऐसा सोचकर प्रियदर्शन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फिर से आवाज आई कि हे प्रियदर्शन, मैं मेंढकों का राजा गंगादत्त हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। यह सुनकर प्रियदर्शन ने कहा कि यह नामुमकिन है। आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती। प्रियदर्शन को जवाब देते हुए गंगादत्त ने कहा कि माना कि हम जन्मजात शत्रु हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दुश्मनों को खा जाओ। प्रियदर्शन ने पूछा कि उनके दुश्मन कौन है? तो गंगादत्त ने बताया कि उनके अपने रिश्तेदार ही उनके दुश्मन हैं और वो उसी कुएं में रहते हैं जहाँ वो खुद रहता है। गंगादत्त की इस बात पर आपत्ति जताते हुए प्रियदर्शन ने कहा कि अगर तुम कुएं में रहते हो तो मैं कैसे तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, और अगर आ भी गया तो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को मारूंगा तब तक मैं कहाँ रहूंगा। प्रियदर्शन के इस समस्या का समाधान बताते हुए गंगादत्त ने कहा कि मैं तुम्हें कुएं में जाने का रास्ता भी बताऊंगा और वहाँ पानी की सतह से ऊपर रहने के लिए जगह भी बताऊंगा। थोड़ी देर तक प्रियदर्शन ने सोचा कि वो बुढ़ा हो चुका है और अब चूहे पकड़ना भी मुश्किल होता है, तो अब उसे गंगादत्त का न्योता मान लेना चाहिए। इतना सोचकर वो गंगादत्त के साथ जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन गंगादत्त ने शर्त रखी कि वो सिर्फ उसके दुश्मनों को खाएगा और गंगादत्त और उसके परिवार को नहीं खाएगा। फिर गंगादत्त प्रियदर्शन को अपने साथ कुएं में ले गया। कुएं में रहने के लिए उसे एक बिल भी दिखाया और गंगादत्त ने उसे उनके दुश्मन मेंढक भी बताए। यह सब करके गंगादत्त खुश था कि अब उनके सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो जाएंगे और कुछ दिनों में प्रियदर्शन सभी मेंढकों को खा गया। अब वहाँ गंगादत्त के परिवार और उनके कुछ दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं था, तो गंगादत्त ने प्रियदर्शन को बताया कि अब वो जमीन पर अपने बिल में जा सकता है। तो प्रियदर्शन ने कहा कि अब तो वो बिल किसी और सांप ने हथिया लिया होगा, इसलिए मुझे यहाँ रहना ही होगा और तुम मुझे यहाँ ले आए हो, इसलिए तुम्हें ही मेरे खुराक का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे दोस्त या फिर परिवार में से मुझे हर रोज एक मेंढक खाने देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको एक साथ खा जाऊंगा। अब गंगादत्त को उसकी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक तो प्रियदर्शन ने गंगादत्त के दोस्तों को खाना शुरू भी कर दिया था। और एक दिन तो प्रियदर्शन गंगादत्त के बेटे को ही खा गया और गंगादत्त कुछ नहीं कर पाया। गंगादत्त की पत्नी ने गंगादत्त को कुएं से भाग जाने की और किसी तरह प्रियदर्शन को हराने की योजना बनाने की सलाह दी। कुछ दिन बीत गए और गंगादत्त कोई योजना नहीं बना पाया और अब तो कुएं में सिर्फ गंगादत्त ही बचा था। प्रियदर्शन ने गंगादत्त से कहा कि अब तो वो उसे भी खा जाएगा। तो गंगादत्त ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं बाहर जाकर दूसरे कुएं से सभी मेंढकों को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। प्रियदर्शन ने गंगादत्त की बात मानी और वो उसी पल कुएं से निकलकर भाग गया और सोचने लगा कि अब वो किसी और कुएं में जाकर रहेगा। कुछ दिन बीत गए।
पर गंगादत्त वापस नहीं आया तो प्रियदर्शन कुएं में रहती एक बूढ़ी छिपकली से कहा कि मोहतरमा, आप और गंगादत्त पुराने मित्र हैं। आप उसे ढूंढिए और कहिए कि वो वापस आ जाए। अगर वो दूसरे मेंढकों का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस वो वापस आ जाए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अपने पड़ोस के सभी कुएं देखने के बाद छिपकली को गंगादत्त मिल गया और उसने गंगादत्त को बताया कि उसका दोस्त प्रियदर्शन आतुरता से उसके आने का इंतजार कर रहा है। तभी गंगादत्त ने कहा कि एक मेंढक किसी भूखे सांप का भरोसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी सजा और सबक दोनों मिल गए हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कितने भी तंग कर ले पर वो पराये जितने जालिम कभी नहीं हो सकते। बहुत साल पहले एक जंगल में एक हिरन और एक कौवा रहते थे। वो दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन एक लोमड़ी ने हिरन को खाना पकाते देखा और वो हिरन के पास गया। लोमड़ी को देखकर हिरन ने पूछा कि तुम कौन हो? तो लोमड़ी ने बताया कि मैं एक लोमड़ी हूँ और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हिरन लोमड़ी की बातों में आ गया और वो उसे अपने दोस्त कौवे के पास ले गया। लोमड़ी और हिरन को साथ देखकर कौवा चौंक गया। उसने हिरन को समझाया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किसी अनजान को इतनी आसानी से दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जब हिरन ने पूछा कि ऐसा क्यों, तब कौवे ने उसे बूढ़े गिद्ध और बिल्ली की कहानी सुनाई। लेकिन तभी चालाक लोमड़ी ने कौवे को कहा कि कौवे महाशय, जब आप पहली बार इस हिरन से मिले थे तब आप दोनों भी अनजान ही थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी मित्रता भी मजबूत हुई। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन पिघल गया और उसने कौवे को भी मना लिया और वो तीनों मिलकर साथ रहने लगे। वो तीनों सुबह सुबह अपने अपने खाने की तलाश में जाते और रात को वापस आते थे। कुछ दिनों के बाद एक सुबह जब कौवा चला गया तब लोमड़ी हिरन को एक खेत में लेके गया। हिरन को वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा और वो रोज रोज वहाँ जाने लगा। एक दिन खेत के मालिक ने हिरन को देख लिया और उसने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाई। लोमड़ी सोच रहा था कि जब किसान हिरन को मार देगा तब वो उसे खा जाएगा। हिरन जाल में फंस गया, लेकिन अपने दोस्त लोमड़ी को देखकर उसने राहत की सांस ली। जब उसने लोमड़ी को कहा कि मुझे इस जाल में से छुड़ाओ, तो लोमड़ी ने कहा कि यह जाल प्लास्टिक की बनी है और मेरा आज उपवास है, तो मैं कल आकर तुम्हें आजाद करूंगा। शाम को जब
कौवा घर आया तो उसने हिरन को नहीं देखकर उसे चिंता हुई। वो हिरन को ढूंढने निकला और आखिर उसने खेत में जाल में फंसे हिरन को देखा। हिरन ने बताया कि यह उस लोमड़ी की ही चाल थी, मुझे तुम्हारी सलाह माननी चाहिए थी। वो कहीं आसपास बैठकर मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा होगा ताकि मेरा मांस खा सके। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी खतरा हो सकता है। लेकिन कौवे ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आखिर तक तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। सुबह किसान को आता देख कौवे ने एक योजना बनाई। उसने हिरन से कहा कि अपनी सांस एकदम धीमी कर लो, पेट बाहर निकालकर उल्टे लेट जाओ और मरे हुए का ढोंग करो। जब मैं बोलूं तब तेज रफ्तार से उठना और भागना। हिरन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कौवे ने कहा था। हिरन को मरा हुआ समझकर किसान ने जाल निकाली और उसे समेटने लगा। योजना के मुताबिक तभी कौवा जोर जोर से बोलने लगा। कौवे की आवाज सुनते ही हिरन बिजली की रफ्तार से उठा और दौड़कर वहां से भाग गया। जब किसान को पता चला कि उसके साथ छल किया गया है तो गुस्से के मारे किसान ने अपनी मजबूत लाठी दौड़ते हुए हिरन की ओर फेंकी। हिरन तो तेजी से भाग निकला, पर लाठी जाकर सीधी घास में छुपे बैठे लोमड़ी के सिर पर लगी और उसके प्राण निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी अनजाने को इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाना चाहिए और जो दोस्त है उसकी सलाह पर सोचना जरूर चाहिए। एक बड़े तालाब के किनारे किसी पेड़ पर एक बाज रहता था। उस तालाब के सामने के किनारे पर एक मादा बाज रहने आई तो बाज उसके पास गया और उसके सामने शादी करके परिवार बनाने का प्रस्ताव रखा। तभी मादा बाज ने उससे कहा कि अगर परिवार बनाना है तो पहले ऐसे दोस्त बनाओ जो मुसीबत के वक्त में काम आए। बाज ने कहा कि वैसे तो मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शादी के लिए तुम्हारी यही शर्त है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। बोलो मैं किसको अपना दोस्त बनाऊं? मादा बाज ने कहा कि पड़ोसियों से शुरुआत करो, एक कछुए, एक शेर और एक मछली मार पंछी को अपना दोस्त बनाओ। बाज उड़कर तालाब के बीच एक टापू पर गया और विशालकाय कछुए को अपना मित्र बनाया। फिर वो एक मछली मार के पास गया और उसे भी अपना दोस्त बनाने के लिए मनाया। आखिर में वो एक शेर के पास भी गया और शेर को भी अपना मित्र बनाया। फिर वो बाज मादा बाज के पास वापस आया और मादा बाज की सलाह लेकर तालाब के बीच के टापू पर एक कदम के पेड़ पर अपना घर बनाया।
वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे और कुछ महीनों में उनके यहाँ 2 बच्चे भी हुए। एक दिन 2 शिकारी शिकार की तलाश में उस तालाब के किनारे आ पहुँचे। पूरा दिन भटकने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला था। शाम होते ही वो दोनों तैरकर तालाब के बीच बने टापू पर गए और वहां पर ही रात बिताने का तय किया। जब मच्छरों से बचने के लिए उन्होंने आग लगाई, तब उसे पेड़ के ऊपर से बाज के बच्चे की आवाज सुनाई दी और वो उसके बारे में बात करने लगे। दूसरी तरफ पेड़ पर बैठे नर और मादा बाज ने भी उन शिकारियों की बात सुनी जो उनका और उनके बच्चों का शिकार करना चाहते थे। तुरंत ही मादा बाज ने अपने पति को कहा कि कछुआ तो सो रहा होगा, अब जल्दी से मछली मार के पास जाइए और मदद मांगिए। बाज मछली मार के पास गया और मछली मार ने बाज को कहा कि अगर वो शिकारी अब तक पेड़ पर नहीं पहुंचे तो तुम जल्दी अपनी पत्नी के पास जाओ और उसे हिम्मत दो और मैं शिकारियों को देखता हूँ। मछली मार जल्दी से वहां पहुंचा और देखा कि आग पूरी तरह जलने के बाद दोनों में से एक शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था। मछली मार को एक आइडिया आया। उसने पलक झपकाते ही तालाब में गोत लगाया और अपनी परों में पानी भरकर उस शिकारियों द्वारा जलाई गई आग पर फेंका और आग बुझा दी। बिना आग के पंछियों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं था, तो शिकारी नीचे उतरा, फिर से आग जलाई और फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी मछली मार ने फिर से आग बुझा दी। आधी रात तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अंधेरे की वजह से शिकारी मछली मार को नहीं देख सकते थे। मादा बाज को लगा कि उनको बचाते बचाते मछली मार मर जाएगा, तो उसने बाज को कछुए के पास भेजा। जब कछुआ टापू पर आया तो शिकारियों ने सोचा कि चलो पंछियों को छोड़ देते हैं और कछुए को पकड़ते हैं। दोनों शिकारियों ने अपनी पगड़ी उतारकर उनका एक सिरा अपने कमर के साथ और दूसरा उस विशालकाय कछुए के पिछले पैर के साथ बांधकर उसे खींचने लगे। लेकिन कछुआ इतना बड़ा था कि वो उन दोनों शिकारी को पानी में खींच के ले गया। अपनी जान बचाने के लिए शिकारियों ने कछुए को छोड़ दिया और फिर से आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। इस बार बाज शेर के पास गया और उसने मदद मांगी। जब तक शिकारी फिर से आग जला पाए तब तक शेर वहां आ पहुंचा। शेर को देखते ही दोनों शिकारी अपनी जान बचाने तालाब में कूद गए और वहां से भाग निकले। इस तरह से बाज के तीनों मित्र ने मिलकर बाज के परिवार को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जीवन में अच्छे और सच्चे मित्रों का होना अति आवश्यक है, जो मुसीबत के वक्त खुद अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी मदद करें।
एक दिन जंगल में खाने की तलाश में भटक रहे वहाँ चतुर नाम के लोमड़ी ने एक मरे हुए हाथी को देखा। मरे हुए हाथी को देखकर वो खुश हो गया। लोमड़ी ने कहा, अरे वाह, आज तो नसीब ही खुल गए। इतना खाना तो मुझे कई हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन हाथी की चमड़ी बहुत सख्त होती है। उसे किसी ऐसे जानवर की मदद चाहिए थी जो हाथी की चमड़ी को तोड़ सके। तभी लोमड़ी ने देखा कि वहाँ से एक शेर गुजर रहा था। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वो इस हाथी को शेर के सामने पेश करे तो शायद शेर उसकी मदद करेगा। लोमड़ी का इरादा था कि अगर शेर इस हाथी को चीर फाड़ करे तो वो खुद ही हाथी का मांस खा सकता है। ऐसा सोचकर लोमड़ी शेर के सामने गया। लोमड़ी ने कहा, महाराज, आपका सेवक इस मरे हुए हाथी को आपके भोजन के लिए आपकी सेवा में लाया है। लोमड़ी की बात सुनते ही शेर गुस्सा हो गया। शेर ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं सिर्फ वो ही खाता हूँ जिसका शिकार मैं खुद करता हूँ। तुम एक अच्छे सेवक हो, इसलिए मैं यह हाथी तुम्हें भेंट दे रहा हूँ। इसे तुम खाओ। लोमड़ी की योजना काम नहीं आई। वो सोच रहा था कि बिना किसी की मदद के उसे हाथी का मांस नहीं मिल सकता। वो सोच रहा था कि नम्र होकर और शेर को विनती करके भी वो अपना काम नहीं करवा पाया। तभी उसने देखा कि एक बाघ उस तरफ आ रहा था। लोमड़ी को लगा कि अगर बाघ इस हाथी को खा गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बाघ को देखकर महाचतुर लोमड़ी ने दिमाग में एक योजना बनाई। वो बाघ के सामने गया। लोमड़ी ने कहा, चाचा, आपको इस तरफ नहीं आना चाहिए। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जिस शेर ने इस हाथी को मारा है वो नहाने गया है और तब तक मुझे इस हाथी की चौकीदारी करने को कहा है। वो शेर बाघों से बहुत नफरत करता है क्योंकि एक दिन ऐसे ही उसके शिकार को एक बाघ ने खा लिया था, तो शेर ने उस बाघ को मार डाला। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ डर गया। बाघ ने कहा, मुझे चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेटे, पर तुम शेर को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। इतना कहकर बाघ वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। लोमड़ी सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे ताकि उसे हाथी का मांस मिले। तभी उसने एक तेंदुए को उसकी ओर आते हुए देखा। लोमड़ी ने सोचा कि वो तेंदुए का इस्तेमाल कर सकता है। तेंदुए के दांत मजबूत होते हैं और वो हाथी की चमड़ी को तोड़ सकते हैं। लोमड़ी तेंदुए के पास गया। लोमड़ी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बहुत भूखे हो। तेंदुआ ने कहा, हाँ, मैं भूखा हूँ और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ एक मरा हुआ हाथी है, तो मैं उसे खाने आया हूँ। लोमड़ी ने कहा, वैसे तो इसका शिकार एक शेर ने किया है और उसने मुझे इस हाथी की चौकीदारी करने को कहा है, लेकिन अगर तुम जल्दी कर सको तो मैं तुम्हें थोड़ा खाने दूंगा। लेकिन शेर वापस आए उससे पहले तुम्हें खा लेना होगा। तेंदुए ने कहा, अरे नहीं, अगर ये शेर का शिकार है
तो मैं उसे नहीं खा सकता। मैं खुद शेर का शिकार बनना नहीं चाहता। लोमड़ी ने कहा, डरो मत, तुम खा सकते हो। मैं शेर के आने का ध्यान रखूंगा। अगर मुझे शेर आता दिखेगा तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम भाग जाना। तेंदुए को ज़्यादा मनाने की ज़रूरत ना पड़ी। वो हाथी की चमड़ी तोड़ने लगा और लोमड़ी थोड़ा दूर जाकर शेर के आने का ध्यान रखने का नाटक करने लगा। जैसे ही तेंदुए ने हाथी की चमड़ी चीर दी, लोमड़ी ने कहा, जल्दी भागो, शेर आ रहा है। शेर का नाम सुनते ही तेंदुए ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी जान बचाकर भागा। लोमड़ी बहुत खुश हुआ कि उसका काम बन गया। अब तो वो आराम से हाथी का मांस खा सकता है। वो खाने जा ही रहा था, तभी एक दूसरा लोमड़ी वहां आ गया। महाचतुर लोमड़ी ने सोचा कि यह तो मेरे बराबरी का है, ऐसे तो मैं लड़ाई में हरा दूंगा। महाचतुर लोमड़ी ने आने वाले दूसरे लोमड़ी पर अपने नकुले पंचों से हमला किया और उस बिन बुलाए मेहमान को भगा दिया और फिर आराम से उसने हफ्तों तक हाथी का मांस खाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने बरोबरी की ताकत का लड़कर मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर को हराने के लिए स्फूर्तिला दिमाग होना जरूरी है। शक्तिशाली भी स्फूर्तिले दिमाग के आगे टिक नहीं सकता। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसलों में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को कहा कि प्रिय, हिम्मत रखो, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। कौवे की बात मानकर कौवी ने पेड़ के ऊपर की शाखा पर नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। सर्प ने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प ने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सुन्न रह गए। कौवे ने कौवी को समझाते हुए कहा कि माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद कहा और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी।
उस वन में बहुत बड़ा सरोवर था। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरो व मोतियों का हार रखा था। कवि ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उस पेड़ की ओर चला आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह में भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुरफुराता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। एक घने जंगल के अंदर नदी के किनारे एक चालाक बंदर रहता था। उस नदी के बीच एक टापू पर कुछ पेड़ थे जहाँ बहुत ही मज़ेदार फल लगते थे। बंदर उस फल से अपनी भूख मिटाता था। टापू और नदी के किनारे के बीच एक बड़ा पत्थर था। बंदर किनारे से कूदकर उस पत्थर पर जाता था और पत्थर से कूदकर टापू पर पहुंच जाता था और उस टापू के पेड़ों पर लगे लजीज फलों को खाने का आनंद लेता था। नदी के अंदर उस टापू से कुछ दूरी पर एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों किनारे पर रहते बंदर को खाना चाहते थे, लेकिन चालाक बंदर कभी उसके हाथ नहीं लगता था। लेकिन इस बार मगरमच्छ और उनकी पत्नी ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया। वो दोनों चुपचाप उस पत्थर के पास गए और जहाँ से छलांग लगाकर बंदर फलों के पेड़ वाले टापू पर जाता था। मादा मगरमच्छ ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि जब सुबह बंदर नाश्ता करने के लिए टापू पर जाए तो तू उस पत्थर पर जाके लेट जाना। जब बंदर वापस आना चाहेगा तब वो आपके ऊपर कूदेगा। जैसे ही वो आपके ऊपर कूदे आप उसे मार देना। अगली सुबह बंदर किनारे से पत्थर पर और पत्थर से टापू पर गया।
जब वो फल खाने में व्यस्त था, तभी मगरमच्छ उस पत्थर पर जाकर लेट गया। जब बंदर खाना खाकर वापस आने ही वाला था, तो उसने देखा कि आज पत्थर कुछ बड़ा ही लग रहा है। बंदर ने सोचा कि नदी का पानी तो कम नहीं हुआ है, तो फिर पत्थर बड़ा क्यों लग रहा है। तभी उसे समझ में आया कि हो सकता है कि यह वो उस मूर्ख मगरमच्छ की एक और चाल हो सकती है जो उसे खाना चाहते हैं। बंदर ने अपना शक पक्का करने के लिए एक युक्ति लगाई। उसने पत्थर से बात करने का नाटक किया और पूछा कि मेरे दोस्त पत्थर, आज तुम कैसे हो? लेकिन पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बंदर ने ऐसा 3-4 बार किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मगरमच्छ ने सोचा कि लगता है यह पत्थर रोज बंदर से बात करता होगा, तभी तो बंदर इतनी बार पूछ रहा है। तो उसने बंदर को जवाब दिया कि कैसे हो बंदर, सॉरी मैं सो रहा था। तो बंदर ने पूछा कि आज तुम कुछ बड़े क्यों लग रहे हो? जवाब देते वक्त मगरमच्छ भूल गया कि वो एक पत्थर होने का नाटक कर रहा है और उसने कहा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ और तुम्हें खाने आया हूँ। बंदर का शब्द सही निकला, वो मगरमच्छ ही था। अब बंदर वापस नदी के किनारे पर नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है, तब उसकी आंखें बंद रहती है। उसने मूर्ख मगरमच्छ को बेवकूफ़ बनाने का आइडिया निकाला और कहा कि अब तो मैं तुम्हारे चंगुल से बच नहीं सकता, तो तुम अपना मुंह खोलो और मैं सीधा ही तुम्हारे मुंह में कूद जाता हूँ, ताकि मुझे पानी में डूबना ना पड़े। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की चाल समझ नहीं पाया और उसने वैसे ही किया जैसा बंदर ने कहा था। बंदर ने पूरी चालाकी और ताकत से इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो मगरमच्छ के सर पर पैर रखकर सीधा नदी के किनारे पहुंच गया। इस तरह से चालाक बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से मगर की मूर्खता का फायदा उठाकर अपनी जान बचा ली। एक दिन एक जंगल में एक शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इस वजह से वो शिकार पर नहीं जा सकती थी। तो उन दिनों उसके पति शेर ने शिकार पर जाना शुरू किया। उसे जो भी शिकार मिलता था वो उसे शेरनी के लिए ले आता था। लेकिन एक दिन उसे पूरे दिन भटकने पर भी कोई शिकार ना मिला। तभी उसकी नज़र किसी झाड़ी में पड़ी। उसे लगा कि वहाँ कोई जानवर है। शेर ने पास जाकर देखा तो वो एक लोमड़ी का बच्चा था। शेर उस अकेले और भटके लोमड़ी के बच्चे का शिकार नहीं कर पाई और उस बच्चे पर दया आ गई और वो उसे जिंदा घर ले आया। घर आकर जब शेरनी ने पूछा कि आज वो क्या शिकार करके ले आए, तो शेर ने कहा कि उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। आखिर में
एक लोमड़ी का बच्चा मिला, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। तुम्हें इसे मार कर खा लो। शेर की बात सुनकर शेरनी ने कहा कि जब आप इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं तो एक माँ हूँ, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। मैं इसे अपना तीसरा बच्चा समझकर पालूंगी। और उसके बाद शेर के 2 बच्चे और लोमड़ी का बच्चा साथ बड़े होने लगे। कुछ महीनों के बाद की बात है। शेर के दोनों बच्चे और लोमड़ी का बच्चा साथ साथ खेल रहे थे। तब उसके पास के रास्ते से एक हाथी को गुजरता हुआ देखा। हाथी को देखकर शेर के एक बच्चे ने दूसरे से कहा कि भाई देखो, कोई घुसपैठिया आ रहा है, चले उस पर हमला करते हैं। लेकिन तभी लोमड़ी के बच्चे ने उन्हें रोका और कहा कि वो तो हाथी है और हमारी पूरी जाति का दुश्मन है, वो हमें कुचल देगा। चले यहाँ से भाग चलते हैं। भागने की बात सुनकर शेर के बच्चे लोमड़ी के बच्चे पर हंसने लगे, लेकिन लोमड़ी के बच्चे को अपनी जान की परवाह थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। शाम को घर आकर शेर के बच्चे ने शेरनी को हाथी के बारे में बताया और यह भी बताया कि लोमड़ी का बच्चा वहाँ से जान बचाकर कैसे भागा था। शेर के बच्चे को उसका मजाक उड़ाते देख लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम मूर्ख हो, अगर मैं तुम्हें सावधान नहीं करता तो वो हाथी आज तुम्हें कुचलकर चला जाता। अपने बच्चों को इस तरह झगड़ता देख शेरनी ने उन्हें चुप रहने को कहा और लोमड़ी के बच्चे को उसके साथ बाहर आने को कहा। जब शेरनी और लोमड़ी का बच्चा दोनों अकेले थे, तब शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा कि देखो बेटे, वो तुम्हारे बड़े भाई है, तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजाक बनाने की वजह से लोमड़ी का बच्चा गुस्से में था। उसने शेरनी को जवाब देते हुए कहा कि मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, किसी भी बात में उन दोनों से कम नहीं हूँ। अगर अगली बार वो मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैं उन दोनों को मार दूंगा। लोमड़ी के बच्चे की यह बात सुनकर शेरनी मन ही मन में हंस रही थी। शेरनी ने सोचा कि अब उस बच्चे को सब बता देना चाहिए। उस लोमड़ी के बच्चे को बताया कि बेटे, तुम शेर के बच्चे नहीं हो, तुम एक लोमड़ी के बच्चे हो। तुम बेसहारा थे, इसलिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जब वो बड़े होंगे और उसे पता चलेगा कि तुम तो एक लोमड़ी हो, तब वो तुम्हारा शिकार करके तुम्हें खा जाएंगे। बेचारे लोमड़ी के बच्चे ने जब यह हकीकत सुनी तो वो बहुत ही डर गया और बिना कुछ बोले वो दूसरे लोमड़ी के कबीले की तलाश में निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कैसे भी करके कहीं भी जगह क्यों ना बना ले, पर हम सिर्फ अपने जैसे के साथ ही खुश रह सकते हैं। जंगल में एक बुढ़ा शेर मारा मारा फिर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे।
एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया तो एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या करूं? किधर जाऊं? कैसे अपना पेट भरूं? इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर जरूर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा, मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। शेर उस गुफा में अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगा, उसने गुफा के करीब शेर के पंजों के निशान देखे। उसे समझते देर नहीं लगी और वो फौरन खतरा भाप गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में नई बात आ ही गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो गीदड़ एक बार फिर बोला, सुन गुफा, तेरी मेरी यही संधि है कि मैं बाहर से आऊंगा तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगा। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी, मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चला जाऊंगा। जवाब न मिलता देख गीदड़ बार बार अपनी बात दोहराने लगा। अंदर बैठे शेर ने गीदड़ की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा गीदड़ के आने पर बोलती होगी। शेर अपनी आवाज को मधुर बनाकर बोला, अरे आओ आओ गीदड़ भाई, स्वागत है। अरे शेर मामा, तुम हो। बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफाएं कभी नहीं बोलती। कहकर वह तेजी से पलटकर भागा। शेर ने उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर तो जरूर आया, किंतु तब तक वह गीदड़ तो 9-2-11 हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। किसी एक गांव में शतपथ नाम का एक धोबी था। उसका एक गधा था जिसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन गरीब होने की वजह से वो उसे ठीक से खिला नहीं पाता था। एक दिन धोबी कपड़े धोकर नदी से घर की ओर जा रहा था और जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक कपड़ों के वजन से गधा फिसल गया, क्योंकि भूख की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर था। धोबी मदद के लिए आसपास देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मरे हुए शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही धोबी ने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने उस मरे हुए शेर की खल निकाली और घर ले गई। उस रात धोबी ने मरे हुए शेर की निकाली हुई खल अपने गधे के ऊपर डाल दी, ताकि देखने वाले को गधा भी शेर लगे। और फिर उस गधे को गांव में किसी किसान के खेत में छोड़ दिया और सुबह वापस आ जाने को कहा। जब रात को किसान अपने खेत में देखने आया तो उसे लगा कि उसके खेत में सच में शेर है और वो डर के भाग गया। सुबह धोबी उसे वापस घर ले आया
ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गधा शेर की खल पहनकर खेतों में घूमता रहता था और किसानों को लगता था कि सच में शेर है। और उन दिनों में तो गधा खा पीकर मस्त बन चुका था। ऐसे ही एक दिन गधा किसान के खेत में टहल रहा था और सभी किसान इकट्ठा होकर उसे देख रहे थे और उसे भगाने की योजना बनाने के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक गधे को गांव से किसी गधी की आवाज सुनाई दी और गधे ने अपनी कुदरती आदत से मजबूर उस आवाज को जवाब में खुद होशी होशी चिल्लाने लगा। गधे की आवाज सुनकर किसान समझ गए कि जिसे वो इतने दिनों से शेर समझ रहे थे वो एक गधा है। गधे का राज अब खुल चुका था। अब किसानों का डर खत्म हो गया और सभी किसानों मिलकर लाठी से पीट-पीट गधे को मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर गधा चुप रहता तो उसका ये ढोंग शायद पूरी जिंदगी तक चलता जाता, लेकिन उसने गलत वक्त पर अपनी जुबान खोली जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि मौन सबसे बड़ा हथियार है।